आइए दोस्तों शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का ये आर्थिक सर्वेक्षण है। इसके बाद बजट का भी वीडियो आएगा और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट में जाइए और पोस्ट में जाके देखिएगा। स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है टेलीग्राम का, सर्च करके पीडीएफ आपको मिल सकता है। इसके अलावा बीपीएससी से संबंधित जितने भी पीडीएफ हैं, जैसे टेस्ट वगैरह का, पीवाईक्यू का, उस चैनल पर हम डालते हैं। मैं भी खुद स्टडी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी वहाँ से जो आप लोगों को अच्छा लगे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निर्मला सीतारमण जी ने ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है कब पेश किया है, तो 29 जनवरी 2026 को पेश किया है। और कितने अध्याय में पेश किया गया है, तो इसको 16 अध्याय में पेश किया गया है। भारत का पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद इसे पेश किया गया था 1950-51 में। जॉन मथाई ने इसे पेश किया था। और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्लस बजट को एक साथ 1964 तक पेश किया जाता रहा, लेकिन 1965 से इसे अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा आर्थिक शासन व्यवस्था क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा में रहा आर्थिक शासन व्यवस्था या टैरिफ के संदर्भ में अपने कार्यनीति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक साधनों का जानबूझकर उपयोग करना ही यह संबंधित है आर्थिक शासन व्यवस्था से। टैरिफ संदर्भ में है ये। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी, तो वी अनंत नागेश्वरण हैं। इन्हीं के देखरेख में आर्थिक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, देखें विकास दर। तो विकास दर का अनुमान है, तो सकल मूल्य वर्धन दर 7.3% और वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहा है। और 26-27 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का विकास दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्ति देखें तो भारत सरकार का राजस्व प्राप्ति 2022 से 25 के दौरान जीडीपी का लगभग 9.1% औसतन राजस्व प्राप्ति रहा है। और यही 2016 से 20 के दौरान 8.5% रहा था, जबकि बढ़ गया है 2022 से 25 के दौरान। तो ये प्रीलिम्स में सवाल कैसे आता है, इसमें सवाल ऐसे आएगा कि 2016 से 20, अगर ऐसा बोला जाए, या 20 से 25 के दौरान भारत का जो औसत जीडीपी राजस्व प्राप्ति है वो बढ़ा है या घटा है, तो बढ़ा है। नेक्स्ट है राजस्व खर्च। 2022 में भारत का राजस्व खर्च जो था जीडीपी का 13.6% था, और यह 2025 में जीडीपी का कितना हो गया है, घटकर 10.9%, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 11% हो गया है। भारत का राजस्व खर्च 2022 में 13.6% था, जो 2025 में घटकर 11% हो गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि 20 से 25 के दौरान भारत का राजस्व खर्च घटा है या बढ़ा है, तो घटा है। जबकि भारत का राजस्व प्राप्ति 2025 में कितना रहा है, 9.2% भारत का राजस्व प्राप्ति रहा है। 2026 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% से नीचे लाने का क्या है, लक्ष्य है। 2026 तक जीडीपी का राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों का पूंजीगत खर्च 2024-25 में 2.4% तक स्थिर रहा है। तो राज्यों का पूंजीगत खर्च 2024-25 में कितना रहा है, 2.4% रहा है पूंजीगत खर्च, जो स्थिर रहा है। अब देखें राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा 2026 में कितना रह सकता है, तो 4.4%, और 2025 में यह 4.8% था, जबकि सबसे अधिक 2022 में था 6.7%। तो भारत का राजकोषीय घाटा 4.4% 26 में रह सकता है, और 25 में यह 4.8% था। जबकि राजस्व घाटा देखें तो 26 में यह 1.5% रह सकता है, और यह 25 में 1.7% था। इस बार 26 में राजस्व घाटा 1.5%, यानी कि 1.5% रह सकता है। इस प्रकार देखें प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा 2026 में कितने रहने का अनुमान है, यह 0.8% रह सकता है प्राथमिक घाटा। 25 में यह 1.4% था, और 22 में ज़्यादा था 3.3%। तो इसमें भी अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाए कि प्राथमिक घाटा पहले से कम हुआ है या बढ़ा है, बढ़ा है या घटा है, तो कम हुआ है, 0.8% हो गया है। 26 में होने का अनुमान है, 25 में 1.4%, जबकि 24 में यह 2% था। इसी प्रकार देखें जीडीपी वृद्धि दर। वर्तमान मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में 10.8% था, जो ज़्यादा था। 2024-25 में उससे भी ज़्यादा है, 11.5% है जीडीपी वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर। और इधर देखें कुल टैक्स में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 55.5% था, जो 2025-26 में बढ़कर कितना हो गया है, तो यह 58.8% हो गया है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कुल टैक्स में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा बढ़ा है या घटा है, तो बढ़ा है। कुल टैक्स में प्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा था 24 में यह 55.5% था, जो बढ़कर 58.8% हो गया 25-26 में। और आरबीआई ने 2025-26 में कुल लाभांश मतलब कि अधिक कोष भारत सरकार को कितना दिया है अधिशेष, तो 2.68 लाख करोड़ रुपए दिए हैं भारत सरकार को। आरबीआई ने 2025-26 का कुल अधिशेष 2.68 लाख करोड़ दिए हैं। अब देखें जीडीपी वृद्धि दर
तो यह अनुमान है 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर यह 6.8 से 7.2% रह सकता है। इसके ऊपर भी बताया गया था 25-26 में यह 7.4% का भी अनुमान है, ये वास्तविक रह सकता है, और 24-25 में 6.5% था। इस प्रकार देखें तो केंद्र करों में राज्यों की हिस्सा 2025 में केंद्र करों में राज्यों के हिस्सा 12.9 लाख करोड़ था, जो बढ़कर कितना हो गया है 26 में यह 14.2 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों का हिस्सा 4 लाख करोड़ जो 26 में बढ़कर यह 5.3 लाख करोड़ हो जाएगा। और उसी प्रकार वित्त आयोग का से अनुदान जो मिलता है यह 1.3 लाख करोड़ था, 26 में भी 1.3 लाख करोड़ ही मिलेगा। 15वें वित्त आयोग ने 2026-27 के लिए राज्यों की जीएसडीपी का 3% निवल उधारी सीमा निर्धारित किया है, जबकि यह उधारी सीमा विद्युत क्षेत्र के लिए 0.5% है। तो केंद्र करों में राज्यों का हिस्सा 2025 में कितना था 12.9 लाख करोड़ यानी कि 13 लाख करोड़ था, और यह बढ़कर 26 में 14.2 लाख करोड़ हो जाएगा। जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों का हिस्सा 4 लाख करोड़ था, जो 26 में बढ़कर 5.3 लाख करोड़ होने का अनुमान है। वित्त आयोग से अनुदान मिलता था राज्यों को 1.3 लाख करोड़, अब 26 में भी उतना ही रहेगा, ये नहीं बढ़ा है। जबकि 15वें वित्त आयोग ने 2026-27 के लिए राज्यों को जीडीपी का 3% निवल उधारी सीमा निर्धारित करने को कहा है। यह विद्युत क्षेत्र के लिए 0.5% है। उस प्रकार नेक्स्ट है FRBM एक्ट कब आया था, तो यह 2003 में आया था। रेलवे का माल ढुलाई से कितना आया होता है रेलवे को, इसको 68% होता है। जबकि केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात 50% करने का लक्ष्य है। कब तक 2031-32 तक। 2024 में सरकारी निवेश जीडीपी का कितना रहा, तो यह 4% था। क्या है FRBM एक्ट कब आया था 2003 में। रेलवे का माल ढुलाई से आय कितना होता है 68%। केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात कितना है, मतलब 50% करने का लक्ष्य कब तक है, तो यह 2031-32 तक लक्ष्य है ऋण जीडीपी अनुपात करना 50%। और 2024 में सरकारी निवेश जीडीपी का कितना था, तो 4% था। नेक्स्ट है क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है, तो 28 है। और राजकोषीय प्रतिक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हैनिंग से। राजकोषीय प्रतिक्रिया सिद्धांत हैनिंग ने दिया था। और रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट पोर्टल किसने शुरू किया है, तो सेबी ने शुरू किया है। रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट पोर्टल सेबी ने शुरू किया है। मार्च 2025 तक जनधन खातों की संख्या कितना था, तो 55 करोड़ था। ये हो गए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है, तो यह अपना आरबीआई जारी करता है। इसमें समग्र सूचकांक जो है 25 में भारत का 67 अंक था, जो 24 में 64.2 अंक था, जिस बढ़ोतरी को दिखाता है। समग्र सूचकांक वित्तीय समावेशन सूचकांक में भारत का बढ़ गया है, 67 अंक हो गया है, 64 अंक था। यह क्या है, वित्तीय समावेशन सूचकांक में यह देखा जाता है कि व्यक्तियों के पास, लोगों के पास, व्यवसायों तक कितनी वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक, यूपीआई, बीमा पहुँच है। नेक्स्ट है प्रतिभूति बाजार संहिता 2025। प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 आया है। प्रतिभूति संहिता यानी कि प्रतिभूति बाजार के जो नियामक कौन होते हैं, तो सेबी होता है। सेबी क्या है, एक अर्धन्यायिक संस्था है। लोकसभा में यह प्रस्तुत हुआ था 18 दिसंबर 2025 को। प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956, सेबी अधिनियम 1992 और निपेक्षाकार अधिनियम 1996 तीनों का स्थान ले लेगा ये प्रतिभूति बाजार संहिता 2025। अब अधिकतम 2 वर्ष में निर्णय लिया जाएगा। कोई भी विवाद होगा तो प्रतिभूति से संबंधित। अब इसमें सदस्यों की संख्या 9 से 15 होगी, जिसमें 5 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे, पूर्णकालिक सदस्य होंगे। सेबी जो है रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट पोर्टल चालू किया था, ये तो बताया गया था। तो प्रतिभूति बाजार संहिता लोकसभा में कब पास हुआ, तो 18 दिसंबर 2025 को। यह प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956, सेबी अधिनियम 1992 और निपेक्षागार अधिनियम 1996 का स्थान लेगा। नेक्स्ट है भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार जीडीपी का 16.17% और इक्विटी बाजार का 130% वृद्धि हुआ है इसमें। अच्छा, भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार जीडीपी का 16.17% है और इक्विटी बाजार 130% है। बढ़कर 130% इक्विटी बाजार हो गया और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार 16.17% हो गया है। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है, तो ये गुजरात के गांधीनगर में है। गिफ्ट सिटी चर्चा में था। गिफ्ट सिटी जो है ये गुजरात में इंटरनेट फाइनेंस टेक सिटी है। यहाँ पर विभिन्न टेक कंपनियाँ फाइनेंस संबंधी कारोबार करती हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण चर्चा में था। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य है भारत के वित्तीय उत्पादों, सेवाओं, संस्थाओं को विकास और विनियमित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना 2020 में हाल ही में किया गया था। यह भारत के वित्तीय उत्पादों का, सेवाओं का, संस्थाओं का विनियमन करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या पर देखें। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत का जो है
15 से 59 वर्ष में जो कार्यशील आबादी है वह लगभग 65% हो गई है, 64.9%। यह पहले 64.2% थी। बढ़ गया है कार्यशील आबादी की जनसंख्या भारत में। वृद्धों की आबादी जो है 21 से 36 तक बढ़कर यह 10% से 15% हो जाएगा, ये बताया गया है। और भारत की जनसंख्या अधिकतर लगभग 46% कृषि कार्यों पर निर्भर है। भारत का जीवन प्रत्याशा भी बढ़ गया है। यह 49.7% 7 वर्ष था 1976 में, जो 2025 में बढ़कर 70.3 वर्ष हो गया है। 2030 तक भारत की कार्यशील आबादी यानी कि 15 से 59 वर्ष की जो आबादी है 2030 तक यह बढ़कर 65 वर्ष हो जाएगा और लगभग यह 98 करोड़ जनसंख्या इसमें सम्मिलित होंगे 30 तक। अभी 64.9 वर्ष है, 65 वर्ष तो है ही है, लेकिन 30 तक 65% कार्यशील आबादी हो जाएगी भारत की कुल, और ये 98 करोड़ ऐसे लोग शामिल होंगे। बूढ़ी आबादी 15% हो जाएगा 2036 तक, अभी 10% है। जीवन प्रत्याशा कितना है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीवन प्रत्याशा अभी 70.3 वर्ष है। ये 70 में बीपीएससी में आया था, यूएनडीपी वाला जो जीवन प्रत्याशा था वो वाला पूछा गया था, और 49.7% 1976 में था। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र के बारे में देखें तो बीमा क्षेत्र में अब एफडीआई की सीमा कितना है? 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। और बीमा क्षेत्र का सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सभी को बीमा दिया जाए। इसके तहत सरकार की योजना कौन कौन सी चल रही है? जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो मई 2015 में चालू हुआ था। नेक्स्ट है निर्यात और आयात से संबंधित फैक्ट है। भारत सरकार यानी कि भारत का कुल जो निर्यात हुआ था 2025 में $825.3 बिलियन का हुआ था, जिसमें 6.1% की वृद्धि हुआ था। और इसी समय 2026 में जो है ये पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात $418.5 बिलियन हुआ है, जबकि भारत का आयात हुआ था 2025 में 919.9 बिलियन। इसको कह सकते हैं हम लोग लगभग 1920 बिलियन डॉलर का निर्यात आयात किया है भारत, जबकि आयात 825 बिलियन का, तो भारत को घाटा होता है क्योंकि आयात ज़्यादा करता है। और इस प्रकार देखें तो ये आ सकता है कि भारत सबसे अधिक निर्यात कहाँ करता है, किस देश को? तो अमेरिका को करता है, दूसरा यूएई को करता है, और तीसरा नीदरलैंड को, चौथा चीन को, और पाँचवा यूके को। जबकि भारत आयात सबसे अधिक चीन से करता है, और दूसरा यूएई से, और तीसरा रूस से, चौथा अमेरिका से करता है। यह आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। तो ऐसे पूछा जा सकता है भारत सबसे अधिक निर्यात किसको करता है? चीन को। लेकिन भारत आयात सबसे अधिक कहाँ से करता है? अमेरिका से। जबकि निर्यात में अमेरिका चौथे स्थान पर है। भारत अमेरिका को निर्यात करता है, अमेरिका चौथे स्थान पर है, दूसरा स्थान पर यूएई है। और भारत आयात जो करता है ये भी यूएई दूसरा स्थान पर है, जबकि नीदरलैंड तीसरा स्थान पर और चीन चौथा स्थान पर है। चीन से आयात भारत करता है फर्स्ट स्थान पर, लेकिन चीन को निर्यात करता है भारत, उस मामले में चीन चौथे स्थान पर हो जाता है। जबकि लगातार 2 वर्षों से शीर्ष व्यापारिक भागीदार है भारत का अमेरिका। नेक्स्ट है वस्तुगत निर्यात में भागीदारी जो है भारत की बढ़ी है 1% लगभग। पहले 1% से कम था, 1% से बढ़कर यह 1.8% हो गया है। और सेवा निर्यात में भागीदारी भारत का विश्व में 4.3% है। इसमें भी 2% की वृद्धि देखा गया है। कितने 2 दशकों में देखा गया वृद्धि है, 2005 से 24 के दौरान। रेमिनेंट्स प्राप्ति में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। $135.4 अरब का रेमिनेंट्स प्राप्त करता है भारत। जीडीपी का यह 3.5% है। विश्व में सबसे अधिक रेमिनेंट्स प्राप्त करता है, क्योंकि भारतीय विदेश में ज़्यादा रहते भी हैं तो वे धन भेजते हैं भारत में। नेक्स्ट है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व देखें तो 2026 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व $701 बिलियन हो गया है। यह 2025 में $341 बिलियन बढ़ा है शायद ना। तो 2026 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना जनवरी तक है? $700 बिलियन है। एफडीआई प्राप्ति भारत को 2025 में हुआ है फाइनेंशियल ईयर में कितना? $81 बिलियन का एफडीआई प्राप्ति हुआ था 2025 में भारत को। नेक्स्ट है हरित क्षेत्र में डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो पहला देश है। डिजिटल निवेश प्राप्त करता है हरित क्षेत्र में भारत, विश्व में पहला देश है। 2020 से 24 के दौरान भारत इस क्षेत्र में यानी कि डिजिटल निवेश प्राप्त किया हरित क्षेत्र में $114 बिलियन का, और ब्राज़ील ने प्राप्त किया था $23 बिलियन का। इस प्रकार दूसरा स्थान पे ब्राज़ील है किसमें? हरित क्षेत्र में डिजिटल निवेश प्राप्त करने में। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में भारत विश्व में चौथा स्थान पर है, लेकिन ग्रीनफील्ड निवेश की घोषणाओं में भारत विश्व में चौथा स्थान पर है। तो ऐसे देखें। नेक्स्ट है भारत पर बाहरी ऋण। भारत पर बाहरी ऋण देखें तो 2015 में जीडीपी का 23.8% था। अब यह घटकर 2025 में जीडीपी का मात्र 19.9% बचा है। सितंबर 2025 तक भारत का कुल विदेशी ऋण $746 बिलियन था, जो जीडीपी का 18.4% था। अन्य देशों की तुलना में भारत की ऋण बहुत कम है। तो पूछा जा सकता है भारत पर जो बाहरी ऋण है वो घटा या बढ़ा है? तो घटा है। पहले 15 में यह 23.8% था, यह 25 में घटकर जीडीपी का 19.2% है जीडीपी ऋण। जबकि भारत का कुल विदेशी ऋण
$746 बिलियन था 2000 सितंबर 25 तक। यह जीडीपी का कुल विदेशी ऋण 8.4% है। पूछेगा कुल विदेशी ऋण जीडीपी का तो 8.4% बताना है। लेकिन अगर पूछे कि भारत का बाहरी ऋण जो है वो घटकर कितना हो गया जीडीपी का, तो 20.2% हो गया है। नेक्स्ट है करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ जीडीपी। भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ जीडीपी 2015 में था -1.32%। यह भी घटकर 2026 के तीसरे क्वार्टर में 0.8% हो गया है। यह आ सकता है करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ जीडीपी भारत का 2015 में -1.32% था, जो घटकर 2026 के तीसरे क्वार्टर में 0.8% हो गया है माइनस में। यह होता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की स्थिति क्या क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत जो है उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति जो है भारत में कम रहा है और भारत सर्वाधिक गिरावट किया है 2025 में मुद्रास्फीति में। यह अब गिरकर 1.8% रह गया है। लगभग भारत मुद्रास्फीति 1.8% रह गया गिरकर 2024 से 25 की तुलना में। भारत में मुद्रास्फीति दर 1.7% बताया गया है, शहरी 2% बताया गया है और ग्रामीण मुद्रास्फीति दर 0.8% बताया गया है 2025 के समय में, 2025 के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कम्प्लिसिटी इंडेक्स में भारत को 145 देशों में 44 स्थान मिला है। इकोनॉमिक कम्प्लिसिटी इंडेक्स में भारत को 145 देशों में कितना स्थान मिला, 44वां स्थान मिला है। चर्चा में रहा जीडीपी डिफेल्टर क्या है, अपस्फीति कारक किसे कहते हैं। जीडीपी डिफेल्टर इसका बराबर होता है, अस्फीति कारक बराबर होता है नामात्र की जीडीपी बटा वास्तविक जीडीपी। तो ये आ सकता है पीडी में, तो वास्तविक जीडीपी नीचे होगा और नाममात्र की जीडीपी ऊपर होगा। नेक्स्ट है पीएलआई स्कीम। पीएलआई योजना के बारे में बताया गया है। अब पीएलआई योजना में 14 क्षेत्र शामिल हैं। अब तक 2020 में ये प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। 2020 में था पीएलआई योजना, इसमें 14 क्षेत्र शामिल हैं। घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सभी कृषि योजना को शामिल करके अब एक नया कृषि योजना यानी कि नाम दिया गया है, उसका नाम है कृषि उन्नति योजना। पूछा जाएगा सभी कृषि योजनाओं को शामिल करके कौन सा कृषि योजना चालू किया गया है, तो कृषि उन्नति योजना। इसमें कितने कृषि योजना शामिल हैं, तो 8 कृषि योजना शामिल हैं जो पुराने कृषि योजनाएं थी, जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार उप मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन वाला, राष्ट्रीय खाद्य तेल पॉम मिशन ये पॉम ऑयल वाला, और डिजिटल कृषि मिशन, और राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, कृषि विपणन एवं एकीकृत मिशन और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन विकास। तो इन 8 योजनाओं को शामिल कर दिया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार उप मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पॉम ऑयल वाला, और डिजिटल कृषि मिशन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन विकास, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, कृषि विपणन और एकीकृत मिशन। इन 8 को मिलाकर कृषि उन्नति योजना नाम दे दिया गया है। कृषि क्षेत्र में देखें तो कैसा कैसा विकास रहा है पिछले 20 से 25 के दौरान 5 वर्षों में भारत में कृषि में औसत वृद्धि दर जो है 4.4% देखा गया है। 2015 से 25 यानी कि दशक की वृद्धि देखा गया है 4.45% और 2005 से 15 के दौरान यह वृद्धि हुआ था 3.42% वृद्धि हुआ था कृषि क्षेत्र में। तो ऐसे आ सकता है भारत का कृषि में विकास दर औसत कितना रहा है, तो 4.4% रहा है। दशक की वृद्धि दर भी 4.45% रहा है। नेक्स्ट है कुल खाद्यान्न उत्पादन। भारत का जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.7 लाख मीट्रिक टन 2025 में हुआ है। 254.3 लाख मीट्रिक टन 2024 में था, बढ़कर 357 लाख मीट्रिक टन हो गया 54 से बढ़कर। भारत सेवा क्षेत्र में एफडीआई सर्वाधिक लाता है। कहाँ से आता है भारत में जो है सेवा क्षेत्र में एफडीआई आता है, तो सबसे अधिक किस क्षेत्र से आता है, गैस एवं ऊर्जा क्षेत्र से 47.8%, दूसरा अवसंरचना एवं संचार से आता है 22%, तीसरा विनिर्माण क्षेत्र से आता है 10.6% और परिवहन में आता है 8% एफडीआई। भारत सेवा क्षेत्र से एफडीआई लाता है सबसे अधिक गैस और ऊर्जा क्षेत्र से 47.8%, अवसंरचना एवं संचार से 22%, दूसरा था ये, तीसरा विनिर्माण क्षेत्र में आता है, निर्माण क्षेत्र में 10.6% और परिवहन से आता है 8.1%। सेवा क्षेत्र में देखें तो भारत के जीडीपी में जो है सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो 53.6% हिस्सा है, और जबकि रोजगार में इसकी हिस्सा 51.7% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रोजगार में इसकी हिस्सा 62% है। सेवा क्षेत्र का शहरी क्षेत्रों में रोजगार का हिस्सा 62%, जबकि 51.7% है रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सा, जबकि जीडीपी में इसकी हिस्सा 53.6% है, लगभग 53.5% कह सकते हैं। भारत का पूंजीगत खर्च देखें तो 2018 में यह 2.63 लाख करोड़ था, 26 में यह बढ़कर 11.21 लाख करोड़ हो गया है। तो कह सकते हैं कि यह अच्छी स्थिति है। इकोनॉमिक्स में पूंजीगत खर्च बढ़ती है तो आय भी बढ़ती है देश की। पहले जहां 2018 में यह 2.63 लाख करोड़ था, यह बढ़कर अब 11.21 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च हो गया है। भारत सबसे अधिक पूंजीगत खर्च कहाँ करता है, तो रक्षा पर, दूसरा रेलवे पर, तीसरा सड़क पर।
पहला रक्षा पर, दूसरा रेलवे पर, तीसरा सड़क पर करता है। ये ग्राफ क्या है? तो ये ग्राफ दिखाता है कि भारत में एआई स्टार्टअपों की संख्या कितनी थी और कितनी हो गई। 2023 में भारत में एआई स्टार्टअपों की संख्या मात्र 66, इसे कह सकते हैं 66 थी, जो 2025 में बढ़कर 890 हो गई है। बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है, 890 हो गया, 66 था 2023 में, जबकि 240 था 2024 में। एआई स्टार्टअपों की संख्या 890 हो गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच के बारे में कुछ फैक्ट हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में जो है एनएच की लंबाई जो है 2014 में 91,287 किलोमीटर था, यह बढ़कर 2026 में 1.46 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। इसमें वृद्धि हुआ है 60% का। तो ऐसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है 2024 से 26 के दौरान? 60% की वृद्धि हुआ है। हाई स्पीड कॉरिडोर लगभग 5364 किलोमीटर हो गए हैं बढ़कर। यह 2014 में मात्र 550 किलोमीटर थे हाई स्पीड कॉरिडोर, और 2033 तक इसे बढ़ाकर 26,000 किलोमीटर करना है। रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो गया है 99%, कह सकते हैं 100% हो ही गया है। 2026-27 में 10,000 किलोमीटर का निर्माण का लक्ष्य है एनएच। 2026-27 में कितना किलोमीटर एनएच का निर्माण करना है? सरकार का लक्ष्य है 2026-27 में 10,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण करना है। रेलवे नेटवर्क कितना है पता है? भारत में 69,439 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, और 2026 में 350 लगभग 3500 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क और जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है हवाई अड्डों की संख्या कितना है? 2024 में हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, जो 2025 में बढ़कर 164 हो गई है। अभूतपूर्व वृद्धि हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, जो बढ़कर 164 हो गई 2025 में। भारत तीसरा बड़ा विमानन बाजार है। भारत का विमान बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पर विदेशियों का इस पर नज़र है। भारत का टेली डेंसिटी घनत्व कितना है? 86.76% है, और 99% जिला जो है 5G से युक्त है। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता के मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। और इसमें कितने हैं? तो 74 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं भारत में। ग्रामीण घरों में 81% जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी मिल रहा है। तो स्मार्टफोन कितना है? सबके पास लगभग ही है, 74 करोड़ है। 147 करोड़ जनसंख्या में 74 करोड़ फिर भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कुल ऊर्जा क्षमता। ऊर्जा क्षेत्र में देखें तो भारत की कुल ऊर्जा क्षमता अभी 514 गीगावाट है, जिसमें जीवाश्म का 247 गीगावाट है, और नवीकरण ऊर्जा का हिस्सा 207 गीगावाट है, और जल विद्युत का 51 गीगावाट है, जबकि परमाणु ऊर्जा का 9 गीगावाट हिस्सा है। तो भारत में कुल ऊर्जा साबित क्षमता कितना है? 514 गीगावाट है। जीवाश्म का सबसे ज़्यादा है 247 गीगावाट, उसके बाद नवीकरण ऊर्जा का है 207 गीगावाट, लगभग 50% पहुँच ही गया है। जल विद्युत का 51 गीगावाट, और परमाणु ऊर्जा का मात्र 9 गीगावाट है। उस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा में देखें तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितना हो गई है? सौर ऊर्जा 52%, पवन ऊर्जा 21%, बड़े हाइड्रो पावर 20%, और जैव ऊर्जा 5%, जबकि छोटे हाइड्रो ऊर्जा जो है 2%। भारत की ये नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता सबसे अधिक 52% सौर ऊर्जा हो गया है, दूसरा पवन ऊर्जा 21%, तीसरा है बड़े हाइड्रो पावर 20%, जैव ऊर्जा 5%। गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा है भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में कितना पता है? 91.93%। इसका मतलब ये हो गया कि 52% कह सकते हैं स्थापित ऊर्जा क्षमता है भारत का। गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा लगभग 52% है। नेक्स्ट है विद्युत आपूर्ति। पहले 2014 में भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली जो रहती थी, विद्युत आपूर्ति मात्र 12.5 घंटा रहती थी, अब यह बढ़कर हो गई है 2025 में फाइनेंशियल ईयर में 22.6 घंटे हो गई है। बहुत हो गया यार। अब देखिए ये 2014 में शहरी क्षेत्रों में कितना था? 22.1 घंटा था, ये बढ़कर 23.4 घंटा हो गया है। अच्छा खासा है, इसका मतलब डेवलप कर रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ रहा है भारत का, ये भी समस्या है। नेक्स्ट है नवीकरण ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरा अमेरिका है, भारत जो है चौथे स्थान पर है। नवीकरण ऊर्जा उत्पादन में थर्ड स्थान पर ब्राज़ील है। भारत का नवीकरण ऊर्जा क्षमता देखें तो सौर ऊर्जा का 30 गीगावाट है, पवन ऊर्जा का 4.47 गीगावाट है, जल विद्युत ऊर्जा का 3.24 गीगावाट है, और जैव ऊर्जा का 0.03 गीगावाट है। इस प्रकार कुल स्थापित क्षमता भारत का नवीकरण ऊर्जा कितना हो गया है? 38.16 गीगावाट हो गया है। तो भारत का कुल स्थापित क्षमता जो है कितना हो गया है? नवीकरण ऊर्जा 38.16 गीगावाट। सबसे अधिक सौर ऊर्जा है 30 गीगावाट का, दूसरा पवन ऊर्जा 4.47 गीगावाट का, और जल विद्युत ऊर्जा 3.24 गीगावाट का। नवीकरण ऊर्जा सबसे अधिक अभी चीन आगे है, दूसरा अमेरिका भी है, तीसरा ब्राज़ील है, भारत चौथा स्थान पर है नवीकरण ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 के लिए लाया गया है। बजट में इसके लिए 20,000 करोड़ की घोषणा किया गया है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 के लिए कितना? 20,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। मिशन लाइव कब आया था? 2021 में COP26 के समय। और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 में आया था। ग्रीन बॉन्ड 2017 में सेबी द्वारा जारी किया गया था। तो ये सब नवीकरण ऊर्जा से संबंधित थे। मिशन लाइफ 2021 में COP26 के समय कार्बन क्रेडिट
ट्रेनिंग योजना 2023 में और ग्रीन बॉन्ड 2017 में सेबी ने जारी किया था। नेक्स्ट है सकल नामांकन अनुपात GER। सकल नामांकन अनुपात GER प्राथमिक क्षेत्रों में यह प्राथमिक में 90.9% लगभग 91% और माध्यमिक क्षेत्र में 78.7%, उच्च प्राथमिक माध्यमिक क्षेत्र में 58.4% हो गया है। सकल नामांकन अनुपात उच्च शिक्षा में FDI की 100% अनुमति है। अब उच्च शिक्षा में कितना FDI आ सकता है? 100%। सकल नामांकन अनुपात जो है प्राथमिक क्षेत्र में 90.91% सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में है, दूसरा माध्यमिक क्षेत्र में है और तीसरा उच्च माध्यमिक क्षेत्र में है। अब देखें महिलाओं की श्रम भागीदारी दर देखें तो 2017-18 में मात्र 23.3% था, जो बढ़कर 2023-24 में यह 41.7% हो गया है। ये अच्छी बात है। अगर भारतीय इकोनॉमिक्स में महिला श्रम भागीदारी बल बढ़कर 50% से अधिक हो जाए तो भारत की GDP 5 ट्रिलियन से ऊपर हो जाएगी 100%। 2017-18 में 13.3% था, 2023 में बढ़कर 41.7% हो गया है। महिला बेरोजगारी दर 2017-18 में 5.6% था, जो घटकर 23-24 में 3.2% हो गया है। ये भारत सरकार का कहना है। इकोनॉमिक सर्वे में महिला बेरोजगारी दर 5.6% था, जो घटकर 3.2% हो गया है। नेक्स्ट है महिला नेतृत्व वाले निजी प्रतिष्ठानों की संख्या जो है 2021-22 में 24.2% था, जो बढ़कर 26.2% हो गया है 23-24 में। वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है। तो ऐसे पूछा जा सकता है वुमेन एंड इंडिया मेन रिपोर्ट में महिला नेतृत्व वाले निजी प्रतिष्ठानों यानी कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें 24.2% महिला का नेतृत्व था 21-22 में। अब यह 2023-24 में बढ़कर 26.2% हो गया है, यानी कि बढ़ा है। नेक्स्ट देखें तो केयर इकोनॉमी का संबंध किससे है? केयर इकोनॉमी का संबंध आंगनबाड़ी केंद्र से होता है, सामुदायिक शिशु गृह से होता है, पोषण एवं महिला संबंधी होता है। केयर इकोनॉमी जहाँ देखभाल किया जाता है पोषण संबंधी बच्चों को, महिलाओं का। नेक्स्ट है नीति आयोग का MPI रिपोर्ट, यानी कि नीति आयोग के MPI रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी का बताया गया था स्थिति 2005-06 में भारत में गरीबी दर 55.3% थी। सोच सकते हैं लगभग आधी आबादी से ज़्यादा गरीबी थी, वो भी बहुआयामी गरीबी, जो सबसे खतरनाक गरीबी होता है। बहुआयामी गरीबी 55.5% था 2005-06 में, जो 2019-21 में घटकर 14.96% हो गया, लगभग 15%। लेकिन उससे भी अधिक 2022-23 में घटकर यह मात्र 11.28% रह गया है। ये अपना नीति आयोग बताया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का अभी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 11.28% है, लेकिन अत्यंत गरीबी भारत में 5.3% है, तो इससे भी कम है। बहुआयामी गरीबी से भी कम है। 2022-23 में अत्यंत गरीबी 5.3% है, जबकि विश्व बैंक ने बताया है भारत में अत्यंत गरीबी कितना बचा है? 2.3% बचा है। अब विश्व बैंक जो है गरीबी को परिभाषित करने के लिए जो पहले $2.15 प्रतिदिन का लक्ष्य रखा था कमाने का, उसे बढ़ाकर $3 कर दिया है। तो विश्व बैंक अब अत्यंत गरीबी की सीमा क्या निर्धारित कर दिया है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन $3 नहीं कमा पा रहा है तो उसे अत्यंत गरीबी में रखा जाएगा। देखिए अत्यंत गरीबी निम्न मध्यम आय वर्ग में कितना है? 29.9% है भारत में, इसे 24% कह सकते हैं। भारत में जो है अत्यंत गरीबी निम्न और मध्यम आय वर्गों में कितना है? तो 29.9%, लगभग 24% कह सकते हैं। नेक्स्ट है फसलों के उत्पादन में राज्यों की स्थिति। देखिए फसल उत्पादन 2024-25 में चावल में प्रथम स्थान पर यूपी था, दूसरा तेलंगाना था और तीसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल था। गेहूं में भी प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा अपना मध्य प्रदेश आ गया गेहूं में, और पंजाब है तीसरे स्थान पर। कुल दलहन उत्पादन देखें तो प्रथम स्थान पर आ गया मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र था और तीसरा राजस्थान था। कुल तिलहन में देखें तो राजस्थान 1 नंबर पर आ गया है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र था। मक्का उत्पादन में 1 नंबर पर कौन है? तो भारत में मक्का उत्पादन मध्य प्रदेश कर रहा है इस समय आर्थिक सर्वेक्षण के साथ, दूसरा कर्नाटक और तीसरा अपना बिहार, प्यारा बिहार है, ये भी मक्का उत्पादन में तीसरा स्थान पर आ गया है। जबकि मोटे अनाज सबसे अधिक राजस्थान उत्पादन कर रहा है, दूसरा कर्नाटक कर रहा है और तीसरा मध्य प्रदेश कर रहा है। मूंगफली में देखें गुजरात आगे है, ये पहले भी था शायद मूंगफली में, और दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है। चना और तूर उत्पादन में देखें तो चना और तूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि सूरजमुखी में कर्नाटक है, दूसरा हरियाणा है और तीसरा उड़ीसा है। उस प्रकार सोयाबीन में ये सोयाबीन वाला आ सकता है, क्योंकि सोयाबीन में हम लोगों ने याद रखा था मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए ये महाराष्ट्र जो आगे निकल गया है सोयाबीन उत्पादन में, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश चला गया और राजस्थान तीसरा स्थान पर है। गन्ना में तो पता ही होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, दूसरा महाराष्ट्र आता ही है। रेस्पीड एंड सरसों में देखें तो इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है और दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान पर हरियाणा है। रेस्पीड और सरसों में प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश। तो याद रखना कौन कौन सा, जैसे सोयाबीन में महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश दूसरा पर, चावल और गेहूं में तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, लेकिन चावल में दूसरे स्थान पर तेलंगाना आ गया है, ये एंट्री मार दिया है, तो इसे याद रखना है। तीसरा पश्चिम बंगाल था, गेहूं में पंजाब तो रहेगा ही, और मक्का में मध्य प्रदेश आ गया है 1 नंबर पर, पहले आंध्र प्रदेश था, अब मक्का में प्रथम स्थान पर
मध्य प्रदेश आ गया, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा बिहार था। दलहन में, कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये भी याद रखना है। दलहन में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर आ गया है और महाराष्ट्र 2 नंबर पर दलहन उत्पादन, राजस्थान 3 नंबर पर। राजस्थान प्रथम स्थान पर मोटे अनाज में है, दूसरा कर्नाटक है मोटे अनाज में, तीसरा मध्य प्रदेश है, कर्नाटक दूसरा है मोटे अनाज में, राजस्थान प्रथम है मोटे अनाजों के उत्पादन में। राजस्थान कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा। और सूरजमुखी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और हरियाणा दूसरा, उड़ीसा तीसरा। मूंगफली में तो गुजरात प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरा और मध्य प्रदेश तीसरा स्थान पर है। इस प्रकार देखें तो पूरे विश्व में भारत की स्थिति क्या क्या है उत्पादन में। देखिए, इस्पात और सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है, ट्रेडमार्क में भारत चौथा स्थान पर है, पेटेंट लेने में भारत छठे स्थान पर है, औद्योगिक डिजाइनों में भारत 7वें स्थान पर है, उद्यमिता नीति प्लस संस्कृति में भारत 12वें स्थान पर है, नवीकरण ऊर्जा प्लस सौर ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पर है और पवन ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीताजी ने बताया, आर्थिक सर्वेक्षण में भारत इस्पात और सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान पर, ट्रेडमार्क में चौथा स्थान पर, पेटेंट लेने में भारत छठा स्थान पर, औद्योगिक डिजाइनों में भारत 7वां स्थान पर, उद्यमिता नीति और संस्कृति में भारत 12वें स्थान पर, नवीकरण ऊर्जा सौर ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पर, पवन ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पर है उत्पादन में। नेक्स्ट है, भारत का कुल विनिर्माण मूल्यवर्धन में मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों का योगदान कितना है, तो 46.3% है। यानी कि भारत के कुल विनिर्माण मूल्यवर्धन में मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों का योगदान 46.3% है। पिछले 3 वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों का नगर निगम हरित बॉन्ड कितना जारी किया है इन लोगों ने, तो 694 करोड़ का जारी किया है। यानी कि पिछले 3 वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों ने नगर निगम आधारित हरित बॉन्ड जारी किया है 694 करोड़ का। नेक्स्ट है, बिहार में देखें प्रजनन दर कितना हो गया है घटकर, तो अब बिहार में प्रजनन दर 3% बच गया है। यह पहले 2015-16 में NFHS मतलब कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चौथे के अनुसार 3.4% था, जो कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 2019 से 21 5वां के अनुसार अब 3% ही बचा है। बिहार का प्रजनन दर 3% हो गया, घटा है, अच्छा है 3%। और मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो है बिहार का कितना था, 48 था, जो घटकर 46.8 हो गया है। ये शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर देखा जाता है। पहले NFHS 4 में जो है ये 48 था, जो घटकर 5 में कितना हो गया है, NFHS 5 में 46.8 हो गया है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा सेवाओं का निर्यात कितना किया गया, $387.6 बिलियन का, जबकि आयात किया गया है $200 बिलियन का। भारत का जो है ना सेवाओं का निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 तक विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें महिलाएं 25% हैं। सभी आवास यानी कि सभी को आवास देने के लिए PM आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले 11 वर्षों में कितने घर बनाए गए हैं, तो 3.70 करोड़ घर बनाए गए हैं। तो सितंबर 2025 तक विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ से बढ़कर अधिक हो गई है, जिसमें महिलाएं 25% है और 11 वर्षों में आवास बनाए गए हैं 3.70 करोड़। उच्च शिक्षण संस्थान भारत में देखें कितना है पता है, एम्स 20 गो है भारत में, 20 एम्स हैं और 21 IIM है और IIT जो है भारत में 23 हैं। तो IIT 23 हैं और IIM प्रबंधन संस्थान 21 हैं और एम्स 20 हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकारों का राजकोषीय के घाटा GSDP का यानी कि GSDP का कितना है, 3.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण बताया गया है कि राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा GDP का 3.2% है। पिछले एक दशक में शिशु मृत्यु दर में कितना गिरावट हुआ है, 37% की गिरावट हुई है। भारत में पिछले एक दशक में शिशु मृत्यु दर में 37% की गिरावट हुई है। नेक्स्ट है, बैंकिंग क्षेत्र का ग्रॉस NPA घटकर 2025 में यानी कि सितंबर तक कितना हो गया है, तो 2.2% हो गया है। ग्रॉस NPA घट गया है बैंकिंग क्षेत्र का, 2.2% हो गया घटकर। भारत में बेरोजगारी दर 5.6% था, यह घटकर 3.2% हो गया है। महिलाओं का है शायद ये बेरोजगारी दर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। नेक्स्ट है, दूरसंचार उपकरण के निर्यात में 2025 में 51.2% की वृद्धि हुई है। तो दूरसंचार उपकरणों के निर्यात में 2025 में कितना वृद्धि हुआ, 51.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कुल GST संग्रह कितना हुआ है, 17.4 लाख करोड़ का हुआ है। बहुत ज़्यादा हो गया है, GST संग्रह हो रहा है, इसलिए तो सरकार फायदे में है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार GST संग्रह 17.4 लाख करोड़ हुआ है 2025 में। विनिर्माण क्षेत्र में शानदार सुधार हुआ है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल उत्पादों में लगभग 35% का वृद्धि हुआ है भारत में। प्रति व्यक्ति आय में अब कितना हुआ, वृद्धि होकर 2.20 लाख करोड़ हो गया प्रति व्यक्ति आय, 2.20 लाख हो गया है 2025-26 में। यह 2 लाख से नीचे था, मामूली सा वृद्धि हुआ है। प्रति व्यक्ति आय भारत का बढ़कर 2.20 लाख हो गया है। नेक्स्ट है GBA। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट ये इकोनॉमिक्स के फैक्ट हैं, इनको समझना चाहिए। जैसे GBA और GDP में अंतर क्या है उसको देखना है। जैसे देखिए, GBA का मतलब होता है ग्रॉस
वैल्यू एडेड जीबीए उत्पादन के मूल्य से मध्यवर्ती खपत यानी कि इनपुट लागत को घटाकर निकाला जाता है, जो वास्तविक मूल्य को दर्शाता है। तो इसलिए जीबीए का प्रयोग किया जाता है, वास्तविक मूल्य को जीबीए बताता है। जीबीए का गणना जो है ना मूल्य कीमतों पर किया जाता है, जीबीए का गणना मूल कीमतों पर किया जाता है। और जीबीए आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी का आधार माना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्रों का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से करता है, जैसे कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन जीबीए अच्छा से करता है। देखिए जीबीए जो है ना, जीडीपी जो है मार्केट कॉस्ट पर जो जीडीपी होता है उसे ही जीबीए कहा जाता है, मार्केट कॉस्ट पर जो जीडीपी होता है। और मार्केट कॉस्ट पर जो जीडीपी होता है उसके बराबर उसका फार्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी प्लस उत्पाद कर माइनस सब्सिडी होता है। देखिए जीडीपी का परिभाषा क्या है, तो जीडीपी का परिभाषा ये है कि किसी देश के सीमा के भीतर सभी उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक, ये जीडीपी सीमा के भीतर होता है, ठीक, उत्पादित सभी। यह उत्पादन और उपभोक्ता पक्ष की जानकारी देता है जीडीपी, और इसका गणना बाजार लागत पर किया जाता है। जीडीपी की गणना बाजार लागत पर किया जाता है और यह उत्पादन एवं उपभोक्ता की पक्ष की जानकारी देता है। लेकिन जीबीए जो होता है यह मध्यवर्ती वस्तुएं प्लस सेवाओं के मूल्य कटौती के बाद देश के भीतर उत्पादित वस्तु प्लस सेवाओं उनका कुल मौद्रिक मूल्य होता है। जीबीए जो है ना यह साधन और आपूर्तिकर्ता पक्ष को जानकारी देता है। जीबीए जो है साधन और आपूर्तिकर्ता पक्ष की जानकारी देता है, मतलब जो बाजार में उत्पादित कर वस्तुओं को आपूर्ति कराते हैं उनकी, और उत्पादन और उपभोक्ता की जानकारी देता है जीडीपी। जीबीए जो वृद्धि दर 2026 में 7.3% रहने का अनुमान है, जबकि जीडीपी वास्तविक वृद्धि दर 7.4% रह सकता है, जबकि जीबीए वृद्धि दर 7.3% रह सकता है। जीडीपी बराबर एक फार्मूला होता है जीबीए प्लस उत्पादन कर माइनस सब्सिडी होता है। और जीबीए वृद्धि दर के अनुसार भारत का कृषि वृद्धि दर 3.1% बताया गया है, और उद्योगों में वृद्धि 6.2% बताया गया है, और सेवा का 9.1% बताया गया है। 2025-26 के लिए जीबीए वृद्धि दर कृषि का 3.1%, उद्योग का 6.2% और सेवा का 9.1% बताया गया है। तो ये थे 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण। इसके बाद बजट आएगा, इसको PDF लेना है तो टेलीग्राम में पोस्ट पर जाइए और देखिए, वहाँ PDF मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब भी कर दिए, थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए।